नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हल्द्वानी में 48 दिन हो जाने के बाद भी अब भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बताएं कि स्थानीय मुद्दों को लेकर लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी उनकी बातों को सुना नहीं गया। हल्द्वानी के गौलापार बाकाजाल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे ग्रामीणों का धरना आज 48वें दिन जारी रहा और गर्मी, बारिश और तमाम मुश्किलों के बावजूद ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इन ग्रामीणों ने कुमाऊं कमिश्नर के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। इतना ही नहीं, कई परिवारों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। 700 परिवारों में से 100 को ही घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। प्रदर्शन के बीच कुमाऊं कमिश्नर खुद बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से सीधे बातचीत की है। उन्होंने ग्रामीणों से पूरे मामले की फाइल का अध्ययन करने के लिए 6 दिन का समय मांगा। हालांकि ग्रामीणों ने प्रदर्शन स्थगित किया है, लेकिन साफ कहा है कि जब तक कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो हल्द्वानी के बाकाजाल में आपको बताएं कि 48वें दिन भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। बिजली, पानी जैसी सुविधाओं से 700 परिवार वंचित हैं। इसको लेकर लोग परेशान हैं। हल्द्वानी के गौलापार का ये मामला, जहां पर बाकाजाल क्षेत्र में महिलाएं देखिए किस तरीके से तख्ती लेकर जमीन पर सड़कों पर बैठी हुई हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी बिजली, पानी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जो इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 48वां दिन है। आज हम एक कुमाऊं आयुक्त महोदय के कार्यालय में पहुंचे हैं। वहां की जो भी समस्या है विज्ञापन से हमने उनको दे दी हैं और उन्होंने ले भी ली हैं और उन्होंने 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया है और उनका कहना यह है कि आप धरना समाप्त कर दो। तो क्या आप धरना समाप्त करने जा रहे हैं? अब हम धरना जो समाप्त है, अभी हम अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग कराएंगे। उसके बाद जो हमारे कार्यकारिणी से जो भी सहमति बनेगी उस हिसाब से हम वो कार्य करेंगे। जी हाँ, आश्वासन दिया है कि मैं इन कागजों को कायदे से देखूंगा। अभी मैं इनको कायदे से देख नहीं पाऊंगा। जब मैं इनको कायदे से देखूंगा तो 1 हफ्ते के बाद मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। समस्या तो हम लोगों के साथ काफ़ी है। वैसे एक जो मनुष्य के जीने की जो चीज़ें होती है वही हमारे आसपास नहीं है। जैसे पानी की समस्या है, सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं, बच्चे चलते चलते वहाँ गिर जाते हैं। जो विद्यालय हैं जो हमारे, वो भी क्षतिग्रस्त टाइप के हो रखे हैं। और सबसे पहली जो हमारी मांग है वो हमारा तो मालिकाना हक पानी की है। तो उसी के लिए लंबी लड़ाई है, हम मानते हैं, बट जो हमारी मूल अधिकार है उस पर हमारी सुनवाई तो होनी चाहिए। देखिए, धरना तो अभी चलेगा क्योंकि बिल्कुल कोई किसी मांग को मानने का तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। मैंने ये जरूर कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा और सकारात्मक रूप से विचार करूंगा। ये अच्छा रहा, उनसे काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुई, उन्होंने पूरी बातें हमारी सुनी। तो हमें उम्मीद है कि जरूर इसमें कोई रास्ता वो निकालेंगे। और जो मालिकाना अधिकार का सवाल है, निर्माण कार्यों पर रोक है, विकास कार्यों पर जो रोक लगी हुई है, पंचायत चुनाव से अधिकार को हटा दिया गया है। वहीं जसपुर में धान खरीद से किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से धान खरीद की फसल को शुरू कर दिया गया है, जिससे किसान काफी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से अन्नदाता किसानों के लिए इस वर्ष की धान खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। जसपुर मंडी समिति परिसर में बनाए गए 3 क्रय केंद्रों पर पंजीकरण और धान खरीद दोनों की शुरुआत हो चुकी है। वरिष्ठ विपणन अधिकारी ने जानकारी दी है कि जसपुर तहसील में कुल 20 क्रय केंद्र स्थापित किए गए। इसमें से 17 केंद्र उत्तराखंड सहकारी संघ की ओर से संचालित होंगे, जबकि 3 केंद्र खाद्य विभाग के निगरानी में मंडी परिषद परिसर में चलेंगे। वहीं इस बार 3 खाद्य विभाग क्रय केंद्रों पर 10-10 हजार क्विंटल धान खरीद का प्रारंभिक लक्ष्य तय किया गया है। मांग बढ़ने पर लक्ष्य को आगे संशोधित किया जाएगा। धान की खरीद के लिए किसानों को प्रति क्विंटल कॉमन वैरायटी के लिए 2369 और ग्रेड यानी कि बारीक धान के लिए 2389 दिए जाएंगे, जो बाजार दर की तुलना में बेहतर बताए जा रहे हैं। अब तक क्षेत्र में 41 राइस मिलों का पंजीकरण हो चुका है, जो कि पिछले साल भी सक्रिय थी। अधिकारियों का दावा है कि इस बार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और मंडी समिति के सहयोग से सभी व्यवस्थाएं
पूरी कर ली गई हैं। हम जो है 1 अक्टूबर 2025 से हमारी धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें कि हमारे द्वारा जसपुर तहसील के अंतर्गत 20 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। इसमें 17 क्रय केंद्र यूसीएफ के द्वारा संचालित किए जाएंगे और 3 क्रय केंद्र जो कि मंडी परिसर जसपुर में ही संचालित होंगे, ये खाद्य विभाग के द्वारा इनका निर्देशन एवं संचालन किया जाएगा। अधिकारी सर उनसे के साहब से बात हुई थी हमारी, मतलब भाई जब 1 अक्टूबर से कांटे खड़े हो गए हैं तो अभी तो आपकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है, धान तोल कब से चालू करेंगे आप? तो के सर के द्वारा ये बताया गया कि जो है अभी पोर्टल खुला हुआ नहीं है, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा बिक्री कहीं पे चढ़ेगी और कैसे तोल होगी या किस काश्तकार का कितना तुलेगा, ये तो पोर्टल देखने के बाद ही पता चलेगा। और आज जो है 4 तारीख हो गई है, हम सुबह यहाँ अपना जो है 2 ट्राली धान लाए थे तो हमने इस बार चट्टा लगा दिया मौसम। वहीं जसपुर में अफसरों की गैर हाजिरी में उनका वेतन जो है वो काट दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी अफसर दफ्तर जो है लेट से पहुंचेगा तो उसके जो है वेतन में कटौती की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने जसपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में अधिकारियों की गैर हाजिरी पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया और उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान को ऐसे अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। पालिका प्रशासन की ओर से मैनुअल स्क्वेंजर से जुड़ी फर्जी रिपोर्टों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए घर घर जाकर नए सिरे से सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार और धामी सरकार अनुसूचित समाज के उत्थान के लिए स्वरोजगार और शिक्षा योजनाओं के तहत कम ब्याज दर पर लोन दे रही है। अधिकारियों को इन योजनाओं को गंभीरता से लागू करना होगा। स्वच्छता कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं में कोई कोताही न बरती जाए, ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आउटसोर्स ठेकेदार की ओर से मात्र 9,000 रुपए वेतन दिए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिए हैं कि नई निविदा के तहत कम से कम 15,000 वेतन सुनिश्चित किया जाए। तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए, लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं, वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। तो पूरे देश में 58,000 लोग सर्वेक्षण में सम्मिलित हुए पाए गए। उनको 40-40 हज़ार रुपये एक मुश्त अनुदान राशि मोदी सरकार द्वारा दी गई। उत्तराखंड में भी लगभग 6,000 ऐसे सफाई कर्मचारी पाए गए 18 के सर्वे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजय मेरे साथ जुड़ गए। अजय, नगर पालिका परिषद की खास बैठक हुई है जिसमें अब गैर हाजिर अफसरों का वेतन काटा जाएगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल लता जी, आपको बता दूं कि धामी सरकार लगातार जो है उत्तराखंड में अपना कार्य के लिए जानी जाती है और इस बार जो है एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस पर जो भगवत प्रसाद मकवाना है, वहाँ के उपाध्यक्ष हैं कर्मचारी आयोग के, सफाई कर्मचारी आयोग के, उन्होंने समीक्षा बैठक करके जो समस्याएं हैं वो सुनी है और उसके बाद जो है एक सख्त रवैया इख्तियार किया है। उन्होंने उप जिला अधिकारी को फटकार भी लगाई है और फटकार के साथ जो भी अधिकारी हैं उनको फटकार लगाते हुए साफ कर दिया है कि सफाई कर्मचारी जो है वो बड़ा ही जोखिम का कार्य करते हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने साफ आदेश दिए हैं कि उनके जो भी कोई समस्याएं हैं उनका तुरंत से तुरंत समाधान किया जाए। और ऐसा अगर नहीं होता है तो जो भी अधिकारी उस समय छुट्टी पे रहेगा या उनके कार्य में कोई कोताही बरतेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 1 दिन का वेतन उस अधिकारी का काट दिया जाएगा और उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इससे अच्छी पहल भी समझे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमें देखते हैं कि सरकारी दफ्तरों में जो लेट लतीफी का चक्कर है, अफसर जो है दफ्तर नहीं आते लेकिन उनकी हाजिरी लग जाती है, अब इस पर भी जो है ये माना जाए कि कंट्रोल थोड़ा सा हो जाएगा।
जी बिल्कुल, ये लगातार देखा जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में जो भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं घर से ही हाजिरी लग जाती है या फिर उनका दफ्तर आने से पहले ही हाजिरी लग जाती है और टाइम पूरा हो जाता है, जिसकी तनख्वाह उनकी बनती रहती है। इस पे भी एक सख्त कदम उठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक मिसाल कायम करेगा। चलिए, कहीं ना कहीं मिसाल कायम करेगा। बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों को जो है अब और ज़्यादा टाइट करने की जो तैयारी धामी सरकार की तरफ से की जा रही है, उसी कड़ी में जो ये खास बैठक हुई है, इसमें ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी अफसर जो है गैर हाजिर हैं उनका वेतन काटा जाए और जो भी अधिकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं वो समय से दफ्तर यानी कि ऑफिस पहुंचे। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने की जो है कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, सिंचाई विभाग की जमीन पर जो इस तरीके से अवैध अतिक्रमण का जो जोर दिखाई पड़ रहा था, इस पर पीला पंजा चलता हुआ दिखाई पड़ा है। एसडीएम सदर हरिद्वार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में भारी पुलिस बल के साथ हरिद्वार में सिंचाई विभाग की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सिंचाई विभाग के 3 बार नोटिस और मुनादी के बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि अब दोबारा कब्जा न होने पाए। अगर दोबारा कब्जा जमाने का प्रयास किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। ये भूमि कुंभ मेला क्षेत्र की है, जिस पर कुछ लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां, टीन शेड और 2 स्थायी कमरे तक बना रखे थे। सिंचाई विभाग ने कब्जाधारियों को 3 बार नोटिस जारी किया था और मुनादी के माध्यम से भी सूचित किया गया था कि वे खुद अतिक्रमण हटा लें, लेकिन चेतावनी के बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया। अधिकारियों ने बताया कि सिंचाई विभाग की जमीन पर किसी भी तरह का निजी निर्माण अवैध है। कार्रवाई के दौरान अधिशासी अभियंता सहित विभागीय कई अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, ये सिंचाई विभाग की लैंड थी दूधियाबंद के इलाके में। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था सिंचाई विभाग की लैंड पर। इन लोगों को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए और 3 बार नोटिस दिए गए। उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा एनक्रोचमेंट खुद नहीं हटाया गया। तो आज पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम के द्वारा ये एनक्रोचमेंट खाली करवाए गए। हरिद्वार पुलिस ने सत्यापन अभियान की जो है शुरुआत की है, जिसके मद्देनजर हरिद्वार के अलग अलग इलाकों में जाकर पुलिस जो है सत्यापन कर रही है, जिसका मकसद सुरक्षा प्रदान करना है। हरिद्वार पुलिस ने सुबह सुबह शहर और देहात इलाकों में बड़ा सत्यापन अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित माहौल और संदिग्ध तत्वों पर नजर रखना है। वहीं पुलिस किराएदारों, मजदूरों और बाहरी व्यक्तियों को घर घर जाकर सत्यापन कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने अपील की है कि सत्यापन है जरूरी ताकि सुरक्षा रहे पूरी। इसके लिहाज से जो है लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर वस्तु की सूचना 112 या फिर नजदीकी थाने में दी जाए। इसको लेकर जो है सत्यापन हो रहा है और लोगों को भी जो है डोर टू डोर जाकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की जो मामले हैं, घटनाएं हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक महिला के साथ चेन लूट की वारदात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको लेकर जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के पौष इलाके में दिन दहाड़े लुटेरों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए चेन की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 युवक घर के बाहर महिला से पता पूछने के बहाने पहुंचे और अचानक झपट्टा मारकर उसकी चेन लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है और लुटेरों की तलाश तेज कर दी है। कनकल थाना पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।